गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, फटाफट से आ जाइएगा भाई आज के अपने इस स्पेशल सेशन के लिए। फटाफट से आ जाइएगा एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना अपने इसी यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस को। ठीक है भाई, आपको पता है एग्ज़ाम में सिर्फ 4 दिन बाकी है और ये 4 दिन मोस्ट प्रीशियस हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई उसी प्रीशियस क्वेश्चंस के साथ। आप सभी के लिए लेके आए हैं एक नई सीरीज़ जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है। ठीक है भाई, तो फटाफट से शेयर कर दो ताकि सारे के सारे साथी आ जाएं। इनमें से कौन सा एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है टैपवॉर्म इन्फेक्शन का जो कि बच्चों के अंदर क्या करता है भाई, पोर्क खाने से होता है। ठीक है ना, पोर्क खाने की वजह से ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है, किसका भाई, टैपवॉर्म इन्फेक्शन का। ठीक है, जो बच्चों में पोर्क खाने की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? पोर्क खाने की वजह से होता है। फटाफट से आ जाओ भाई। और जो आपको पंजाबी का सिलेबस मैंने भेजा है वो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब की बार बच्चों का मानना है कि वहीं से आपको मैक्सिमम ग्रामर से क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना, तो पोर्क क्या है मैम? मीट है, एनिमल मीट है जिसको बोल देते हैं पोर्क। ठीक है, ज़्यादातर पिग का जो होता है उसको बोल देते हैं पोर्क। ठीक है भाई, तो बच्चों ने अगर वो खाया या अनकुक्ड पोर्क खा लिया तो क्या होगा, किसका इन्फेक्शन होगा? तो मैम टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन होता है। ठीक है ना, किसका इन्फेक्शन होता है? टीनिया सोलियम का। तो ये टैपवॉर्म होता है जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्वेड करता है। किसमें इन्वेड करता है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन्वेड करता है। और किसके थ्रू जाएगा ये जाता है मैम, अगर बच्चे क्या खा रहे हैं? अनकुक्ड मीट खा रहे हैं। ठीक है ना, अनकुक्ड मीट और खा रहे हैं तो हमें देखने को मिलता है ये कंडीशन। ठीक है जी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन इज मोर कॉमन इनटू द फार्मर और वर्कर्स ड्यू टू। हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन जो होती है वो ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है फार्मर और वर्कर्स के अंदर। क्यों भाई? क्योंकि माल न्यूट्रिशन होता है उनके अंदर। नेक्स्ट है भाई ड्यू टू क्राउडेड हाउसेज, वहाँ पे जो हाउसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, दैट्स वाई। या फिर बेयर फुट वो काम करते हैं, नंगे पाँव काम करते हैं इसलिए। और ड्यू टू सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। 2015 में पेपर लगा था, क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम के अंदर। सेम क्वेश्चन 2009 में ESIC में भी रिपीट हुआ था। हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन मोर कॉमनली वर्कर्स एंड फार्मर्स में क्यों होती है? क्योंकि मैम वो क्या करते हैं? नंगे पाँव काम करते हैं। क्या करते हैं भाई? नंगे पाँव काम करते हैं। तो हुकवॉर्म क्या है? एक पैरासाइट है, पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है जो कि हमें देखने को मिलता है। ये अपने जो अंडे हैं, एग्स है, सॉइल में छोड़ देते हैं। ठीक है ना, जब भी आप नंगे पाँव चलोगे, आपके बॉडी पे कोई कट लगा हुआ है, पाँव में कोई कट लगा हुआ है, तो उसके थ्रू ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और आपकी जो GIT होती है वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं? इन्वेड करते हैं। तो बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा? बड़ों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कोज करेंगे। क्या कोज करेंगे? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। पिनवॉर्म का इन्फेक्शन होता है बच्चों के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों को बोलते हैं ना कि क्या हो गए हैं भाई, कीड़े हो गए हैं पेट में। तो वो किसका इन्फेक्शन होता है? वो होता है पिनवॉर्म का इन्फेक्शन। किसका इन्फेक्शन होता है भाई? पिनवॉर्म का इन्फेक्शन होता है। तो पिनवॉर्म इन्फेक्शन के अंदर क्या देखने को मिलेगा भाई? मेनली रेक्टम और एनल एरिया में होता है। ये कहाँ पे होता है? रेक्टल एंड एनल एरिया के अंदर होता है, जो क्या करते हैं? पेरी एनल ईचिंग कोज करते हैं। पेरी एनल ईचिंग कोज करेंगे मैम। ठीक है भाई, ये है रेगनार नर्सिंग एकेडमी का BFH स्टाफ नर्स की जो भी बच्चे, ये उन बच्चों को परचेज करने की नीड नहीं है जिसने अपना कोई भी बैच लिया हुआ है। ठीक है ना, आपने अगर बाबा फरीदकोट का 799 वाला, 499 वाला या पंजाब स्टाफ नर्स वाला कोई भी बैच लिया हुआ है, आप लोगों को ऑलरेडी ये टेस्ट डाले हुए हैं।
ये उन बच्चों के लिए है जो ओनली टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं। वही सेम टेस्ट ऑलरेडी आप लोगों को बैच में डाले हुए हैं, तो आपको परचेज करने की नीड नहीं है। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए हैं जो विद पंजाबी के जो ग्रामर पीडीएफ है और 15 लाइव जो टेस्ट है पीडीएफ फॉर्म में बाय करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। ओनली 299 में आप ये 15 टेस्ट की पीडीएफ परचेज कर सकते हो। चलिएगा भाई, वेक्टर ऑफ काला जार इज, वेक्टर क्या है काला जार का, दैट इज फ्लिया टिस्टिस फ्लाई। नेक्स्ट है भाई सैंड फ्लाई, नेक्स्ट इज मॉस्किटो। वेक्टर ऑफ काला जार का वेक्टर कौन है? वेक्टर ऑफ काला जार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब की बार भी पेपर में पूछा गया था आपको। ठीक है, तो कौन होती है भाई? सैंड फ्लाई होती है। कौन होती है? सैंड फ्लाई। तो जो काला जार है वो कौन कोज करता है भाई? लेशमेनिया। कौन कोज करता है? लेशमेनिया। तो ये कैसी बीमारी है? ये वेक्टर बोर्न बीमारी है। ठीक है ना, ये क्या काला जार लेशमेनियासिस पॉजिटिव एजेंट है। तो काला जार क्या करता है? लेशमेनिया कोज करता है। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा काला जार कैसी बीमारी है? एक वेक्टर बोर्न बीमारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द डिजीज नोन एज, ये पूरी क्लास जो है आज की, मैंने बोला था आप लोगों को सुबह क्लास में कि मैं आज यूट्यूब क्लास में आप लोगों को कम्युनिटी करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आज हम कम्युनिटी पढ़ेंगे। तो आंसर कीजिएगा, द डिजीज नोन एज प्लेग वाज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो प्लेग नाम की बीमारी है वो किसके थ्रू फैलती है? फ्लीज के थ्रू, नेक्स्ट है रेड फ्लिया के थ्रू, मॉस्किटो के थ्रू, बग्स के थ्रू। तो याद रखिएगा भाई ये किसके थ्रू फैलती है? रेड फ्लिया के थ्रू। किसके थ्रू फैलती है? प्लेग जो होता है वो किसके थ्रू फैलता है भाई? रेड फ्लिया के थ्रू फैलता है, और इसका पॉजिटिव एजेंट भी पूछा गया था पेपर में। तो चलिएगा, अगला क्वेश्चन डाला गया है बैसिलस दैट कॉजेज प्लेग। ऐसा कौन सा बैसिलाई है भाई जो कि प्लेग कोज करता है? ऐसा कौन सा वेरी गुड। तो मैम वो कौन है भाई? वो है हमारा यर्सीनिया पेस्टिस। कौन है? वो है हमारा यर्सीनिया पेस्टिस होता है, जो क्या कोज करता है भाई? प्लेग कोज करता है। जो क्या कोज करता है? प्लेग कोज करेगा। तो यर्सीनिया पेस्टिस बेसिलाई जो होता है ये क्या कोज करेगा भाई? प्लेग कोज करता है। ठीक है ना, क्या कोज करता है? प्लेग। और प्लेग इंडिया की सबसे फैटल कॉन्टेजियस डिजीज में से एक है, जिसका डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है। डेथ रेट क्या है भाई? बहुत ज़्यादा हाई है। तो याद रखिएगा भाई, एनिमल्स के थ्रू ये इन्फेक्शन ह्यूमन बींग्स में आया था, और इसका पॉजिटिव एजेंट भी आपने पढ़ लिया, दैट इज द रैट फ्लिया। कौन है? रैट फ्लिया है। इन विच द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से कौन सी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? तो सिफिलिस एक एसटीडी नहीं है, या फाइब्रॉइड यूट्रस। तो याद रखिएगा भाई, फाइब्रॉइड यूट्रस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। इट इज़ नॉट अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं इन्हीं को बोलते हैं वेनरल डिजीज। कौन सी बीमारियां होती हैं भाई? दीज आर वेनरल डिजीज। ये कौन सी बीमारियां होती हैं? दीज आर वेनरल डिजीज।
मीन्स कोई भी ऐसी बीमारी जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैले। किसके थ्रू फैले भाई? सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैले। ठीक है, तो याद रखिएगा भाई, जो एसटीडी होती है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, कैनक्रोइड, वेरी गुड। और भाई और मैम ट्रोकोमोनाज वेजिनैलिस, कैंडिडा एल्बिकन्स, ये सारी की सारी जो कंडीशंस होती हैं ये किसके थ्रू फैलती हैं भाई? ये सारी की सारी एसटीडीज हैं। अगला क्वेश्चन है, कंडीशन प्रेजेंटिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स लीडिंग टू लॉस ऑफ सेंसेशन। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें क्या होता है भाई? पेरिफेरल नर्व्स जो हैं उनमें क्या देखने को मिलती है? लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलता है। वेरी गुड। तो देखिएगा भाई, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, इसको बोला जाता है लेप्रोसी। क्या बोलते हैं? लेप्रोसी। लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट की क्या अफेक्ट होता है भाई? पेरिफेरल नर्व्स अफेक्ट होती हैं। क्या अफेक्ट होती हैं? पेशेंट की पेरिफेरल नर्व्स जो हैं वो अफेक्ट होती है, और इसका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है, लगभग 3 से 5 साल लगते हैं। आईपी एड्रेस क्या है इसका? इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 साल लग जाते हैं मैम, या आपको कहीं पे 2 से 5 साल भी लिखा मिले तो भी ठीक होगा। तो लेप्रोसी को ही बोला जाता है हैंसन डिजीज। इट इज हैंसन डिजीज कहलाती है। ये क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो मायोबैक्टीरियम लेप्रे कोज करता है। तो पेशेंट के अंदर मसल वीकनेस, पैरालिसिस देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, और मैक्सिमम इसी बीमारी को सोशल स्टिग्मा भी बोला गया है। ठीक है ना, क्या बोला गया है? सोशल स्टिग्मा। तो इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है भाई? मायोबैक्टीरियम लेप्रे। तो इसमें क्या चलती है? डेप्सोन ड्रग ऑफ चॉइस चलती है। कौन सा सिस्टम है जो कि रेबीज के अंदर अफेक्टेड होगा? यहाँ लिखे गए स्टेटमेंट्स में कौन सी ऐसी बीमारी है जो रेबीज के पेशेंट के अंदर अफेक्टेड होती है? पेशेंट का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, पेशेंट का सीएनएस, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेक्स्ट है पेशेंट का जीआई सिस्टम। कौन सा सिस्टम है जो रेबीज में अफेक्टेड होता है? तो भाई पेशेंट का सीएनएस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेशेंट का अफेक्टेड होता है। ठीक है ना, किसकी वजह से भाई? रेबीज की वजह से। और रेबीज में क्या बनती है मैम? तो चलिएगा आगे क्वेश्चन डाला है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर रेबीज। रेबीज के लिए अगर आप क्या कर रहे हो? डायग्नोज कर रहे हो, तो कौन सी बॉडीज देखने को मिलती हैं? तो अगर आप डायग्नोसिस करते हो तो नेगरी बॉडी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है भाई? नेगरी बॉडी देखने को मिलती है हमें रेबीज के अंदर। ठीक है ना, तो ये क्या होता है भाई? एक मास होता है, नेगरी बॉडी क्या है? एक एसिडोफिलिक मास होता है जो कि अपीयर होता है हमें कहाँ पे? सीएनएस के अंदर। पेशेंट का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर एक एसिडोफिलिक मास बन जाता है जो कि हिप्पोकैम्पस और सेरिब्रम को भी इन्वॉल्व करता है। ब्रेटिव इंडेक्स इज जनरली यूज्ड टू असेस द डेंसिटी ऑफ वेक्टर ऑफ। ब्रेटिव जो इंडेक्स होता है वो किस लिए आप यूज करते हैं? ब्रेटिव जो इंडेक्स होता है उसको आप किस लिए यूज करते हैं? टू असेस द डेंसिटी ऑफ वेक्टर ऑफ। कौन से वेक्टर की डेंसिटी चेक करने के लिए आप यूज करते हैं? फर्स्ट इज येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार। तो मैम डेंगू की जो डेंसिटी होती है उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं, और यही बताता है कि डेंगू का जो वेक्टर है उसका सर्विलेंस बताता है। किसके बारे में बताता है? डेंगू का जो वायरस होता है उसके सर्विलेंस के बारे में बताएगा।
सॉरी वेक्टर के सर्विलेंस के बारे में बताता है। और इसमें हम क्या रखते हैं भाई, नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस पर 100 हाउसेस इंस्पेक्ट किया जाता है। कितने हाउसेस पे, 100 हाउसेस पे चेक करते हैं। इसी को बोलते हैं सरब्रेटिव इंडेक्स, जो कि डेंसिटी ऑफ वेक्टर ऑफ डेंगू चेक करने के लिए हम यूज में लेते हैं। एक चिल्ड्रन है जिसको डेंगू हेमरेजिक फीवर हुआ है, सब कुछ करेंगे आप सिवाय एक स्टेटमेंट के। आप सब कुछ परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पे डेंगू के अंदर। डेंगू के इस बच्चे के अंदर जिसको हेमरेजिक फीवर हुआ है, आप क्या नहीं करेंगे वो एक स्टेटमेंट बता दो। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, एग्जाम में जब भी जाओ मैं आपको अभी एडमिट कार्ड के लिए भी जो जो इंस्ट्रक्शंस है सारी अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, वो जरूर देखना। वेरी गुड। तो भाई आप ORS देंगे बच्चे को, ठीक है, बिल्कुल सही बात है मैम, ORS देंगे क्योंकि डिहाइड्रेशन वगैरह से बच्चे को प्रिवेंट कर पाए, ठीक है। और बच्चे को परसिस्टेंट फीवर भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई, फीवर भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा भाई, आपको पता है वैसे भी फ्लूइड लॉस होगा बच्चे के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उसको देंगे, ठीक है। अगला है भाई प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। अब देखो जब आप डेंगू की दवाइयाँ देते हैं, ठीक है ना, क्या देते हैं भाई, डेंगू की दवाइयाँ देते हैं, तो जब आप डेंगू की दवाइयाँ एडमिनिस्टर करते हैं तो ध्यान रखना होता है कि पेशेंट को क्या ना हो, हाइपोग्लाइसीमिया भी ना हो। तो ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया से भी प्रिवेंट करना है। रेस्ट एंड स्लिप भी देंगे, लेकिन एस्पिरिन नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे, एस्पिरिन नहीं देंगे। क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है डेंगू के अंदर, तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, द नर्सिंग केयर ऑफ अ पेशेंट। आप क्या नर्सिंग केयर करेंगे पेशेंट को जिसको क्या हुआ है, फीवर हुआ है। डेंगू के पेशेंट को क्या नर्सिंग केयर देंगे जिसको फीवर हुआ है। तो सिवाय एक स्टेटमेंट के कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहला है भाई, प्रोवाइड करोगे कोल्ड कंप्रेशन। प्रोवाइड करोगे प्रॉपर हाइड्रेशन। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करोगे। या फिर लो ग्रेड डेंगू फीवर जो है उस पर होम ट्रीटमेंट देंगे। वेल डन। तो देखो भाई, आपने बोला कि आप पेशेंट को क्या देंगे, कोल्ड कंप्रेशन देंगे। पेशेंट को ऑलरेडी फीवर है, ठीक है। यहाँ पे है प्रॉपर हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दोगे अकॉर्डिंग टू द डिजीज। लो ग्रेड डेंगू फीवर कैन बी ट्रीटेड एट होम, लेकिन कोल्ड कंप्रेशन नहीं देना है पेशेंट को, ठीक है ना। क्या क्या नहीं देना होता पेशेंट को, एक तो
एस्पिरिन नहीं देंगे क्योंकि डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। कोल्ड कंप्रेशन प्रोवाइड नहीं करना है पेशेंट को, ठीक है, क्योंकि अगर आप पेशेंट को एस्पिरिन दे रहे हो साथ में और साथ में आपने कोई एंटीवायरल मेडिकेशन दे दी तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, रेज सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेज सिंड्रोम। तो लो ग्रेड फीवर होता है जो कि आप ट्रीट कर सकते हो घर पे। कोल्ड कंप्रेशन प्रोवाइड नहीं करवाना है। बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होता है, जॉइंट स्टिफनेस हो जाएगी, कोल्ड कंप्रेशन दोगे तो आप पेशेंट को। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ डेंगू। डेंगू कौन स्प्रेड करता है? तो भाई एडीज मॉस्किटो। कौन सी मॉस्किटो? एडीज मॉस्किटो डेंगू कोज करती है। टाइगर मॉस्किटो किसको बोला गया है? इनमें से कौन सा टाइगर मॉस्किटो है? इनमें से कौन सा टाइगर मॉस्किटो है? तो एडीज मॉस्किटो को ही टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। इसी को बोल जाता है एशियन टाइगर। ठीक है भाई, तो जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं वो नंबर पे डायरेक्टली पेमेंट करके बाय कर सकते हैं। अगला है भाई द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कीमो प्रोफाइलेक्सिस ऑफ कोलेरा। कोलेरा की कीमो प्रोफाइलेक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या दोगे? कोट्रीमैक्साजोल, टेट्रासाइक्लिन, अमोक्सिसिलिन या फिर क्लोरमफेनिकोल। कीमो प्रोफाइलेक्सिस फॉर द कोलेरा, कोलेरा के लिए क्या दोगे? तो आप दोगे टेट्रासाइक्लिन। तो भाई 3 डे चलती है, बीडी दी जाती है, ठीक है ना, 3 डेज चलेगी। बीडी 2 बार लेनी है दिन में। कीमो प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज़ करते हैं कोलेरा के लिए। और अगर ये नहीं है तो डॉक्सीसाइक्लिन का भी यूज़ कर सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन का भी यूज़ कर सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन इज यूज्ड एज प्रोफाइलेक्सिस फॉर। जो टेट्रासाइक्लिन है उसके प्रोफाइलेक्सिस के लिए आप क्या करोगे? टेट्रासाइक्लिन इज यूज्ड एज प्रोफाइलेक्सिस फॉर। तो आप कोलेरा के प्रोफाइलेक्सिस के लिए किसका यूज करते हो? टेट्रासाइक्लिन का यूज करते हो। अगला क्वेश्चन है विच शुड बी एडमिनिस्टर्ड बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग क्यूनिन सल्फेट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के ट्रीटमेंट को देते टाइम, ठीक है ना, एडमिनिस्टर करने से पहले, क्यूनिन देने से पहले आपको पेशेंट को क्या एडमिनिस्टर करना चाहिए, या पेशेंट को क्या एडमिनिस्टर करोगे? बताइएगा भाई, क्या एडमिनिस्टर करोगे आप पेशेंट को? तो जितनी भी अपने मलेरिया की दवाई चलती है ना, आपको पता है क्यूनिन, क्लोरोक्यूनिन देते हैं, वो हाइपोग्लाइसीमिया कोज करती है, दैट्स वाई ग्लूकोज देंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड कन्फर्मेटिव टेस्ट बताना है आपको मलेरिया के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है भाई जी। तो एक और वीडियो आएगा कम्युनिटी के लिए ही, ठीक है ना, CHN की क्लास का एक और वीडियो है, आज नाइट में अपलोड हो जाएगा, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।